देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 131, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे, इसका जो पहला चैप्टर रहेगा और इसमें जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम लोग सभी को करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर जो रहेगा उससे क्वेश्चन हर साल तो पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे राजनीति क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता बहुत बार पेपर में आया है, राज्य पर राल्फ मिलीबैंड के विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। और शक्ति का वैध उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन अगर मैं बात करूं जैसे राजनीति क्या होती है, राज्य पर मिलीबैंड के विचार क्या हैं और शक्ति का वैध उपयोग क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर का अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीति क्या है, ठीक है। देखो राजनीति शब्द की अगर आप बात करेंगे तो हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसको काफी सतही तरफ से जानते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें राजनीति क्या है तो हर कोई व्यक्ति राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही जानता है। अगर आप किसी से पूछोगे ना हल्का फुल्का तो जरूर ही बताएगा। राजनीति वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ता है या टेलीविजन पर देखता है। यानी हम लोग राजनीति को कैसे जानते हैं कि भाई समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, टीवी में जो देखते हैं उसी को हम राजनीति मानते हैं। यह राजनेताओं की गतिविधियों से संबंधित है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेता, ठीक है। जैसे हम लोग राजनीति को जैसे तुम राजनीति किसी पूछोगे तो बोलेगा कि भाई ये जो वोट वोट पड़ता है ये राजनीति होती है। किसी से अगर आप राजनीति के बारे में पूछेंगे तो भाई बोलेगा कि जहां भ्रष्टाचार होता है सब राजनीति है, ये जो नेता करते हैं ये राजनीति है, ठीक है। राजनीति क्या है, क्यों शुद्ध रूप में ये गतिविधि राजनीतिक और राजनीति की प्रकृति को परिभाषित करती। यदि कोई राजनेता की गतिविधि के संदर्भ में परिभाषा के साथ शुरू देता है तो कोई कह सकता है कि राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। राजनीति में क्या होता है भाई, सत्ता के लिए क्या होता है, संघर्ष होता है, यानी कंपटीशन होता है ना, ठीक है। तो यानी इसमें मेरा कहने का मतलब क्या है कि राजनीति में क्या है, संघर्ष है। और किसके लिए संघर्ष है, सत्ता के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए क्या है, इसमें संघर्ष है। दूसरा राजनीति में क्या था, नेताओं की प्रतिद्वंदिता, यानी प्रतिद्वंदिता एक प्रकार से कंपटीशन भी इसमें बहुत होता है नेताओं में, ठीक है, ये ध्यान केंद्रित करती है। यह निश्चित रूप से उसी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि अधिकांश लोग सहमत होंगे। यानी राजनीति कह सकते हो, वह राजनीति उसको कह सकते हो कि राजनीति वह है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं भाई, सहमत होते हैं। और एक अर्थ में अब राजनीति क्या करती है, समस्या का समाधान करती है, ठीक है। जहां पर भी समस्या होगी वहां पर राजनीति होगी ही होगी। आप लोग समझ रहे हैं, यानी समस्या के समाधान के रूप में क्या होता है, राजनीति का जन्म होता है। जहां पर भी समस्या है वहां पर राजनीति तो अवश्य होगी ही होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये इसको कह सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो मैक्स वेबर ने 1918 में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान राजनीति एक व्यवसाय के रूप में इसको प्रस्ताव के रूप में शुरू किया। राजनीति की अवधारणा को अत्यंत व्यापक आधारित है और हर प्रकार की स्वतंत्रता का नेतृत्व में शामिल है। यानी कह सकते हैं अगर आप लोग बात करेंगे तो राजनीति को लोग कह रहे हैं कि राजनीति अगर आप देखेंगे तो इसको मैक्स वेबर ने राजनीति को इसने व्याख्या की थी। और इसने अपनी एक बुक थी उसमें इसने राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में कह सकते हैं इसने बताया था। किसने बताया था भाई, मेरे मैक्स वेबर ने बताया था, अगर हम लोग बात करें, ठीक है। देखो राजनीति की अगर मैं बात करूं ना, राजनीति कह सकते हो कि जहां पर राज्य के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, या आप लोग राजनीति को कह सकते हैं कि जहां पर राज्य एवं सरकार के बारे में पढ़ा जाता है वो क्या राजनीति है। राजनीति क्या है, जहां पर राज्य के बारे में पढ़ा जाता है या राज्य के बारे में शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है, वो राजनीति है। जहां पर राज्य और सरकार, समझ रहे, ये राज्य और सरकार दोनों के बारे में जहां पर स्टडी की जाती है आप उसको भी क्या कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग राजनीति को बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलेंगे भाई राजनीति क्या, राजनीति दांव पेंच की राजनीति है ना, दांव पेंच की राजनीति है, दल बदल की राजनीति है, ठीक है। ये सब क्या है, राजनीति है। और राजनीति में क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। क्या होता है जी, सत्ता के लिए संघर्ष कहां पर होता है,
राजनीति में होता है। ठीक है, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है, सत्ता के लिए। जहां पर भी, एक बात बताऊं, जहां पर भी समस्या होगी वहां पर राजनीति का जन्म होगा ही होगा। राजनीति समाज में क्यों है, देखो अगर समाज में भाईचारा और प्यार मोहब्बत फैल जाएगा तो राजनीति नहीं रहेगी। तो राजनीति क्या करती है, समस्या का समाधान करती है। अगर राजनीति नहीं रहेगी तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। देखो ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं, ऐसे कोई जगह नहीं जहां पर राजनीति ना हो। राजनीति हमको हर जगह पर दिखाई पड़ती, विद्यमान पड़ती है। आप लोग कह सकते हैं कि समस्या के समाधान के लिए ही राजनीति का क्या होता है, जन्म होता है। और जहां पर समस्या नहीं रहेगी वहां पर भी राजनीति नहीं रहेगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं भाई हमारे घर में बहुत राजनीति है। राजनीति का मतलब क्या है कि जहां पर समस्या वहां पर राजनीति है। राजनीति में क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। राजनीति आजकल दांव पेच की राजनीति है, ये भी दांव पेच की राजनीति है। दल बदल को भी क्योंकि राजनीति की कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि राजनीति की कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति राजनीति को लेकर के अलग अलग प्रकार से कहता है। उसी प्रकार से अगर अब जो राजनीति को लेकर के जो विद्वान है उनकी भी अलग अलग परिभाषा, हर विद्वान ने कह सकते कि राजनीति को लेकर के उसने अपने एक क्या अलग परिभाषा बता रखी है। तो राजनीति को लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, यही चीज आपको क्या है, लिख करके भी आना। जैसे कई बार क्वेश्चन राजनीति को लेकर के पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आपके आता भी होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, राज्य पर मिली बैंड के विचार बताइए। ठीक है, एक बात बताऊं, राल्फ मिली बैंड एक विद्वान है, पॉलिटिकल थिंकर है, या कह सकते हैं राजनीतिक पंडित है या राजनीतिक विद्वान व्यक्ति है, जिसका नाम है रोल्फ मिलीबैंड। और जो रोल्फ मिलीबैंड है इसने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी। इसकी किताब का नाम क्या है, रोल्फ मिलीबैंड ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये बुक का नाम है, किसकी बुक का नाम है, रोल्फ मिलीबैंड की बुक का नाम है। रोल्फ मिलीबैंड उन तत्वों को दर्ज करता है जो राज्य के गठन में एक साथ काम करते हैं। यानी रोल्फ मिलीबैंड ने बताया है कि राज्य में ये चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, यानी रोल्फ मिलीबैंड 7 चीजें बताता है जो राज्य का गठन करती है। यानी रोल्फ मिलीबैंड का कहना कि राज्य में ये 7 तत्व होंगे ही होंगे, और ये 7 चीजें मिलकर के ही क्या करती हैं, राज्य का गठन करती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। यानी कोई भी जो राज्य बनता है, यानी जो स्टेट बनता है, ठीक है, देखो एक बात मैं फिर बता देता हूं, पॉलिटिकल साइंस में देश जो शब्द होता है, यानी जो कंट्री वर्ड होता है वो यूज नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य यानी स्टेट शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे, रोल्फ मिलीबैंड कहता कि राज्य जो है वह एक संगठन है, और राज्य में कितने तत्व शामिल है, 7 तत्वों की बात करता है। कौन करता है, रोल्फ मिलीबैंड। तो राज्य का पहला तत्व बताता है, पहला क्या है, किसी भी तरह के राज्य का एकमात्र तत्व सरकार नहीं है। नहीं कहता है, पहला सरकार के किसी भी तरह राज्य का एकमात्र तत्व नहीं हो सकता है। यानी देखो अगर आप देखेंगे तो सरकार को राज्य का एक तत्व कौन बताता, रोल्फ मिलीबैंड बताता। नहीं, राज्य भाई सरकार राज्य नहीं है, राज्य के एक पार्ट के रूप में आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक तत्व को बताता है। राज्य को चलाने के लिए भैया सबसे पहले क्या चाहिए, सरकार चाहिए। भाई कोई भी जो राज्य होगा उसको चलाने के लिए क्या होगी, सरकार होगी। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि हमको सरकार दिखाई देती है, राज्य दिखाई नहीं देता है। सरकार क्या होती है, राज्य को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधि के तौर पर काम करती है ना। अगर आप लोग बात करेंगे भारत यानी इंडियन जो स्टेट है, सरकार क्या करती है, सरकार राज्य को रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। राज्य हमको दिखाई नहीं देता बल्कि हमको सरकार दिखाई देती है। तो रोल्फ मिलीबैंड के अनुसार अगर आप देखें, राज्य में सबसे पहले क्या होती है जी, सरकार होती है, और सरकार क्या करती है, पूरे राज्य को संचालित करती है। दूसरा तत्व क्या होता है, राज्य में प्रशासनिक तत्व होता है, शासन प्रशासन होता ना। अरे जो IAS अधिकारी होते हैं, PCS अधिकारी होते हैं, तमाम तरह के अधिकारी भी होते हैं, तुम सबने देखा होगा ना। और इन प्रशासन के बिना तो भाई चलता भी नहीं है। और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अगर आप देखेंगे तो इनकी क्या बाकायदा क्या करा जाता है, इनकी वैकेंसी निकलती है, इनके लिए सूचना निकलती है, और इनको कह सकते हैं एक प्रकार से एक यानी स्किल्ड लोग लिए जाते हैं, या बुद्धि, यानी इनकी देखोगे UPSC जैसे एग्जाम करवाया जाता है। यानी जो प्रशासन में लोग होते हैं, देखो कोई भी राज्य होगा वहां पर प्रशासन होगा ही होगा। राज्य का तीसरा तत्व है
जो प्रशासनिक तत्व होता है ना, सिविल सेवा से लोग आते हैं या नौकरशाही से आते हैं। देखा होगा ना कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है जिससे यूपीएससी करवाती है, और ये प्रशासनिक तत्व में लोग नौकरशाह होते हैं। ठीक है, ये जो प्रशासनिक तत्व होता है यह एक प्रकार से क्या करता है, प्रशासन क्या करता है, जो नेता होता लोग होते हैं उनके जो रूल होते हैं, जो नियम का वो क्या करते हैं वही उनको बताते, भाई कैसे सर इस काम करना है, ये सब बताते ना। यानी एक प्रकार के नौकरशाह जो होते हैं लोग। ठीक है, ये अपनी शक्ति का यूज नहीं करते हैं, जबकि कह सकते हो कि इनको नेता बताते हैं, एक प्रकार से उस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, राज्य का तीसरा तत्व है सैन्य और पुलिस। भाई कोई भी राज्य होगा उसमें सेना होगी होगी और पुलिस होगी होगी। बिना सेना के कह सकते हो, बिना पुलिस के किसी भी राज्य का गठन होना असंभव है। ठीक है, देश को बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए अगर किसी राज्य में देखोगे तो सेना होती है, और देश में आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए पुलिस होती है। तो राज्य के तीसरे तत्व को मिलीबैंड क्या कहता है, सैन्य और पुलिस। यानी कोई भी राज्य होगा तो वहां पर सेना और पुलिस होगी। पहला उसने क्या बताया, भाई सरकार होगी। कोई भी राज्य होगा तो वहां पर सरकार होगी। दूसरा उसने तत्व बताया भी प्रशासन होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, जो सिविल सेवा में लोग आते हैं, जो नौकरशाही आती है, जो काम करती है, उसके बताया। तीसरा तत्व उसने बताया कि भाई सेना होगी और पुलिस होगी, कोई भी राज्य होगा। और सेना, देखो कोई भी राज्य ना बल का प्रयोग करता है, समझ रहे हो। राज्य के पास ये शक्ति है कि वो बल का प्रयोग करे। बल मतलब फोर्स का प्रयोग करता। देखा होगा ना, कोई भी राज्य क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। क्योंकि अगर राज्य बल का प्रयोग नहीं करेगा तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और कैसे बल का प्रयोग करता है, शारीरिक बल का प्रयोग करता है। देखा होगा ना कि भाई लाठी चार्ज करवा दिया, इस प्रकार की चीजें राज्य करवाता ही करवाता है। ठीक है, राज्य का चौथा तत्व है न्यायपालिका। क्या होता है कि कोई भी अगर राज्य होगा तो वहां पर क्या होगी, न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका जो होती है यानी न्यायालय, कोर्ट जो होता है, देखता है कि जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये राज्य का कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है, इन चीजों की जांच करती है। देखो हमारे देश में जो अगर आप देखोगे जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट क्या करती है, इस चीज की बाकायदा न्यायपालिका हमारी जांच करती है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, कह सकते हो कि वो संविधान के अनुसार नियमों को मान रही है या नहीं। किसका काम है, न्यायपालिका, यानी जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम है। तो राज्य के चौथे तत्व में मिली बैंड कहते हैं कि न्यायपालिका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यायपालिका इस चीज पर विचार करती है कि संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है या संविधान के अनुरूप कार्य को नहीं किया जा रहा है। ये काम किसका काम देखना, ये हमारी जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका इन सभी चीजों को क्या करती है, देखती है। ठीक है, कह सकते हो। राज्य का जो पांचवा तत्व होता है स्थानीय प्रशासन। देखो राज्य के पांचवें तत्व में मिली बैंड का था स्थानीय प्रशासन। जैसे हमारे देश में देखो भाई, देखा होगा आप लोगों ने ना कि हमारे देश में क्या होता है, नगर निगम होता है, शहरों में नगर निगम या नगर पालिका। देखा होगा गांव में हमारे यहाँ पंचायतें थी। यानी स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय लेवल पर, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी अब काफी लोग कहते हैं। ठीक है, यानी गांव में जो हमारी पंचायतें होती हैं और शहरों में जो नगर निगम होता है या नगर पालिका होती है, ये होती है। ठीक है, तो राज्य का पांचवा तत्व क्या है, उपकेंद्र में स्थानीय इकाइयां होती हैं। कुछ संघीय प्रणालियों में इन इकाइयों में केंद्र सरकार काफी स्वतंत्र होती है, जो शक्ति अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है। जहां सरकार संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने से वंचित है, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच संबंध महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि राज्य का जो पांचवा तत्व है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे भाई गांव के विकास के लिए आप देखोगे तो पंचायत होती है राज्य का पांचवें तत्व में। और शहरों में हम देखते हैं किसी शहर में नगर निगम है, किसी शहर में भाई मेरे नगर पालिका होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, होती है, ये क्या करती हैं, राज्य के रूप में रहती हैं। ठीक है, और इनका काम है, कह सकते हैं स्थानीय लेवल पर विकास के जो काम होते हैं उन सभी कामों को देखने का काम कौन करती है, ये जो हमारी नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, या कह सकते हैं कि हमारी जो पंचायत हुई। राज्य का पांचवा तत्व में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय लेवल पर जो हमारी सरकारें काम करती हैं स्थानीय लेवल पर। राज्य का छठा तत्व में कह सकते हैं विधानसभा या संसद होती है। राज्य का इसने छठा तत्व क्या बताया है, इसने विधानसभा और संसद की बात की है।
जहां पर क्या होते हैं, राज्य का छठा तत्व क्या है भाई, हमारी संसद है ना, राज्य के हर राज्य में संसद होगी। राज्य का छठा तत्व मिलीबैंड कहता है कि संसद होती है। संसद क्या करती है, कानून बनाने का काम किसका काम है भाई, संसद का काम है। राजनीतिक दलों का भी उल्लेख किया जा सकता है संसद में, हालांकि सामान्य रूप से राजतंत्र का हिस्सा नहीं, कम से कम उदार लोकतंत्र में नहीं। वह प्रतिनिधि सभा में अपनी स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। तो राज्य के कह सकते हैं 6 तत्व उसने बताए थे, ठीक है। यानी ये 6 तत्व जो होते हैं हर राज्य में होंगे ही होंगे, ठीक है। इन 6 तत्वों के बिना कह सकते हैं किसी भी राज्य का गठन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि कोई भी राज्य होगा तो वहां पर भाई मेरे सरकार होगी, क्या होगी, सरकार होगी। कोई भी अगर राज्य होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रशासनिक इकाई होगी, क्या होगी, शासन प्रशासन होगा, आईएएस आईपीएस होंगे। कहीं भी अगर कोई राज्य होगा तो वहां पर क्या होगी, सेना और पुलिस जरूर होगी, ठीक है। क्या होगी, सेना और पुलिस होती है, और बिना और सेना पुलिस के कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और सेना पुलिस क्या करती है कि शांति व्यवस्था बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो अगर आप कह सकते तीसरी। चौथी क्या होती भाई मेरी, न्यायपालिका। राज्य का चौथा तत्व क्या है, न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका इस चीज को देखती है कि जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या संविधान के अनुरूप जो हमारी न्यायपालिका वो काम नहीं कर रही है। ये देखने का किसका काम है, हमारी जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का ये सारा काम होता है। ये क्या करती है, इसको देखती है, ठीक है। वो सारा उसी का काम होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें चौथा तत्व, राज्य का जो 5वां तत्व होता है, क्या होता है, 5वां तत्व क्या होता है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या, स्थानीय स्वशासन होता है, ठीक है। यानी जो हमारी नगर पंचायत होती है, जो नगर पालिका होती है या नगर निगम होता है, ये राज्य का 5वां तत्व के रूप में आप इनको कह सकते हैं। और छठी और कह सकते हो कि हमारी जो होती है संसद होती है या विधानसभाएं होती है, क्या होती है, राज्य का क्या है, छठा तत्व क्या, मिलीबैंड राज्य के छठा तत्व में क्या बताता है, विधानसभा या संसद को बताता है, जहां पर क्या होती है कि राज्य को चलाने के लिए नियम और नीतियों को गठन किया जाता है। कोई भी राज्य, मिलीबैंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार 20 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो 20 नंबर में अगर एक क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको बाकायदा हेडिंग बना करके और अच्छी तरीके से 6 पॉइंट को अच्छी पहले भूमिका बनानी पड़ेगी, और फिर मैंने जो आपको 6 पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट को अलग अलग से बना करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि किताब में अगर आप बुक में देखोगे ना तो बहुत ज्यादा राज्य पर यानी मिली बैंड के जो विचार है बहुत ज्यादा है नहीं इसमें लिख रखा। तो आपको इसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना एक एक लिख करके। तो अगर आप लोग एक एक लिख करके लिखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो डायरेक्ट 20 नंबर का ही पूछता है, खासतौर से अगर मैं बात करूं, ठीक है, 20 नंबर का आएगा। और 20 नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, बुक में देखेंगे, तो 20 नंबर में इतना लिखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको अधिक से अधिक ज्यादा लिखना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए एक क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको जरूर करके जाइएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं तो कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया और इसको करके जाना ही जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला बताते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा क्या रहेगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पेपर में पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ और प्रकार, ठीक है। देखिएगा स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रण से मुक्ति या उनका भावना। स्वतंत्रता का मतलब समझते हो भाई, जिस पर भी किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, यही स्वतंत्रता है। यानी यहां पर स्वतंत्रता का मतलब ये भी आप लोग कह सकते हो कि कानून का ना होना, समझ रहे हो, यहां से स्वतंत्रता आई। स्वतंत्रता को इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टी। अगर हम लोग लिबर्टी की बात करें, अगर आप देखेंगे, पहले एक बात बता दूं, अगर आप देखें पहले जो यूरोप होता था ना, यूरोप में ना दास प्रथा चलती थी। क्या चलती थी, क्योंकि राजनीति जो है वो यूरोप से आई है, ठीक है। या आप यूरोप से राजनीति की शुरुआत है। तो यूरोप में क्या चलती थी भाई मेरे, दास प्रथा चलती थी। वहां लोगों को दास बना लिया जाता था। तो वहां को जो लोग दास बनते थे, जब कुछ समय के बाद उनको छोड़ दिया जाता, तो वहां पर फ्री शब्द आया, ठीक है। इसलिए फ्रीडम जैसे शब्द कह सकते स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा यूज किए गए, ठीक है। तो फ्री शब्द से कह सकते, फ्रीडम, इन सब शब्दों से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आई है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब आप लोग कह सकते हैं नियंत्रण। नियंत्रण मतलब था कंट्रोल,
ठीक है। स्वतंत्रता यहां पर एक कही जा रही है कि जैसे कहीं पर, जैसे मान लीजिए आप है, आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो इसका मतलब भैया आप स्वतंत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा जो हैं, आप पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, आप जो आपके मन में जो आ रहा वही कर रहे हैं, ये क्या है, ये स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्रता को इस प्रकार से समझिए, ठीक है। स्वतंत्रता ये नहीं कि कहीं घूम फिर ले रहे हो तो चलो ये स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पर हम लोग जो स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता कह रहे हैं कि नियंत्रण से मुक्ति, किसी प्रकार का अगर नियंत्रण नहीं है, या आप लोग दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि अवरोध का ना होना ही स्वतंत्रता है। यानी अवरोध मतलब किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यानी आपका जो मन करता है आप उसी काम को कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की आपको बाधा नहीं पड़ती है। इस रूप में हम लोग यहाँ पर क्या करें, स्वतंत्रता को कह रहे हैं। यह समझना आवश्यक है कि अवरोधों का अभिप्राय राजनीतिक व प्राधिकरण द्वारा डाली गई अड़चने हैं। यानी अवरोध का मतलब रुकावट क्या होती है, जैसे राजनीतिक, जैसे किसी किसी देश में भैया बहुत सारा कानून है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां स्वतंत्रता जो है नहीं है, या क्या कह सकते हैं कि वहां पर जो स्वतंत्रता है वह कम हो गई है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं। देखिएगा, जबकि कारावास या कानून अधिकरण जैसी पराधीनता संबंधी दशाएं स्वतंत्रता पर अवरोधों के रूप में प्रतीत होती हैं। हम जानते हैं कि आधुनिकरण, लोकतांत्रिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठन जो है वह संस्थागत रचनाओं पर आधारित होते हैं, जो कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के समान महत्व को सुनिश्चित। देखो, हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है भैया उसका समान महत्व है, किसी समाज के पास इसी कारण से कोई असीम स्वतंत्रता संबंधी अधिकार नहीं होगा। देखो, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सबके पास समान अधिकार ही स्वतंत्रता है, ठीक है। अरे एक बात बताओ भैया, किसी को बहुत अधिकार है और किसी को बिल्कुल अधिकार नहीं, तो स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये भी होता है कि आप कह सकते कि सभी को समान अधिकार है, ऐसा नहीं किसी को असीमित अधिकार मिल गए, यानी एक्सट्रीम लेवल पर राइट है, उसके मन में आना जो कर रहा है। और कुछ आदमी ऐसे हैं कि उनका वो बेसिक काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी समाज में कह सकते हैं, अगर हम लोग बात करें ना, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता का देख रहे हैं ना। अगर मैं बात करूं पहले अर्थों में, कानून को स्वतंत्रता के मुख्य अवरोध में देखा जाता है। अगर देखोगे स्वतंत्रता पर अवरोध कौन लगाता है, रुकावट कौन, भाई कानून। तो स्वतंत्रता को लेकर के कहा जाता है कि भाई कम से कम कानून बनाने चाहिए, यानी कम से कम कानूनों का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि भाई अगर कानून कम से कम रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है। कानून को स्वतंत्रता का मुख्य अवरोध माना जाता है। होब्स ने उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का वर्णन कानून की खामोशी के रूप में किया है। इस प्रकार दृष्टिकोण स्वतंत्रता को उन कामों से जोड़ते हैं जो करने की अन्य लोगों से सोच समझ के रोकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे, होब्स एक नाम है, वो कहता है कि स्वतंत्रता को कहता है कानून की खामोशी, यानी कानून को खामोश कर दो स्वतंत्रता के लिए, यानी कानून का ना होना, कानून कम से कम रखो। बहुत सारे लोग जो स्वतंत्रता के अलग लोग हैं वो कहते हैं भाई अगर कानून नहीं रहेगा तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। और कुछ लोग जो स्वतंत्रता के पक्षधर हैं वो लोग कहते हैं कि भाई अगर कानून बहुत ज्यादा रहे, कानून का राज रहेगा तो व्यक्ति में किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। जोन लोग जैसे लोग दार्शनिकों ने हालांकि इशारा किया कि स्वतंत्रता हेतु किसी वचनबद्धता का अर्थ यह नहीं कि कानून को समाप्त करें। कुछ लोग कहते हैं भाई स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि समाप्त कर दिया जाए कानून को। देखो, होब्स कहता है कि कानून को बिल्कुल खामोश कर दो या कम कर दो, इसकी बात करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता को लेकर के बात करेंगे कि जैसे जोन लोग कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कानून को समाप्त कर दिया जाए, इसकी बजाय इसका अर्थ है कानून की स्वतंत्रता को दूसरे के अतिक्रमण से बचाने तक सीमित है। स्वतंत्रता का मतलब भैया कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता बची रहे, कोई किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, यही स्वतंत्रता है, ठीक है। लोग इसी कारण यह पेशकश की है कि कानून स्वतंत्रता को सीमाबद्ध नहीं करता है बल्कि कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। देखो एक बात बताऊं, होब्स जैसे जो विद्वान हैं वो कहते थे कि स्वतंत्रता के लिए कानून को कम करो या कानून को खत्म कर दो। ये कौन कहता है, होब्स कहता है। लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे उसका कहने का मतलब है कि भाई अगर आपने बहुत ज्यादा कानून लगा दिए तो स्वतंत्रता व्यक्ति में नहीं बची है। आप लोग समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि भाई एक घर है, ठीक है, और आपके घर में बहुत ज्यादा पाबंदी है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ठीक है।
इतने बजे नहाना है, इतने बजे धोना है, इसका मतलब क्या है? कहाँ स्वतंत्रता है तुम्हारी? तुम बिल्कुल बंधे हुए हो, समझ रहे हो? ये स्वतंत्र इसलिए कहता है, होप्स कहता है कि कानून को खामोश कर दो, यानी कानून को समाप्त कर दो या कानून को कम करने की लोग क्या कहते हैं, बात को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके उल्टी एक दार्शनिक कहता है, जॉन लॉक कहता है कि भाई अगर कानून नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, हर व्यक्ति को, ठीक है, शांतिपूर्ण जीने का अधिकार है, ठीक है, और हर व्यक्ति को भैया अपने मनपसंद गाने सुनने का अधिकार है, ठीक है। और एक बात हो, अगर कोई व्यक्ति रात के 12 बजे 1 बजे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाएगा तो जिसको भैया सोने का अधिकार, हर कोई व्यक्ति नींद पूरी ले सकता है और उसको डीजे बजाने का अधिकार है, समझ रहे हो? तो कैसे एक स्वतंत्रता बन पाएगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब वो किसी की स्वतंत्रता को बाधा ना डाले, समझ रहे हो? जैसे मान लो भाई सड़क पर चलने का आपको अधिकार है, ठीक है, सड़क पर चलने का अधिकार है, ठीक है, और आप मान लीजिए कि ऐसी कोई वस्तु लेकर के, ऐसी कोई चीज लेकर के जा रहे हैं, पूरी सड़क ही रोक दिया, ठीक है, तो भैया दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में आ गई ना। यानी आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाल दें, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है, इसीलिए कहता है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो जॉन लॉक कहता है कि भाई मेरे कि जो कानून है स्वतंत्रता को बढ़ाता है, ठीक है। अगर कानून नहीं रहेगा तो भाई किसी की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी, हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डाल देगा, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये कही जा रही है। तो इसको लेकर के दो विद्वान कहते हैं, यानी ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता, अगर आपको स्वतंत्रता देनी है तो कानूनों को क्या कर दो, समाप्त कर दो, कानून को कम कर दो, इसीलिए कहते हैं नियंत्रण से मुक्त कर दो, किसी प्रकार का कंट्रोल मत रखो, किसी प्रकार का नियंत्रण मत रखो, जनता को खुला छोड़ दो। अरे भाई जब सबको खुला छोड़ दोगे तो मारपीट हो जाएगा ना, हर कोई व्यक्ति खुला तो कुछ भी कर रहा है, ऐसे थोड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये स्वतंत्रता कर दी जाए कि जिसका जो मन है वही काम करे, जिसका जो मन करे वही करेगा, तो क्या करेगा कोई किसी को? मेरे इसीलिए यहां पर बात की गई है कि अगर कानून रहेगा तो इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह बची रहेगी, समझ रहे हो? ये बात कौन कहता है? जॉन लॉक कहता है, और कहता है कि भाई कानून स्वतंत्रता को कम नहीं करता है, कानून स्वतंत्रता को बाधा नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो कानून होता है वह स्वतंत्रता को बढ़ाने का काम करता है। आप लोग समझ रहे हैं? यानी स्वतंत्रता को बढ़ाता है, खास तौर से कौन? कानून। दूसरा दृष्टिकोण स्वतंत्रता को विकल्प की स्वतंत्रता के रूप में देखता है। मिल्टन फ्रीडमैन उदाहरण अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता में शामिल है बाजार व्यवस्था में चुनने की आजादी, उपभोक्ता को यह चुनने की आजादी कि वह क्या खरीदे, कर्मचारी को यह आजादी है कि वह अपनी नौकरी और अपने पैसे को चुने, उत्पादक को यह आजादी है कि वह क्या उत्पादन करे या किसी रोजगार दे। चुनने का अर्थ है कि व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से अपने स्वैच्छिक, देखो कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है हर कोई व्यक्ति अपने मन पसंद का चुनाव कर सकता है, इसको भी स्वतंत्रता को लेकर के हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी कुछ लोगों का कहना है, जैसे अगर आप देखेंगे एक थिंकर लोग कहते हैं विकल्पों की स्वतंत्रता। विकल्पों की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर, जैसे भाई मान लीजिए जैसे आपको कुछ खरीदना, बाजार में गए हैं तो आपको स्वतंत्रता, आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, ठीक है। दुकानदार का काम है कि वो अपनी दुकान में कोई भी सामान रख सकता है, ठीक है। कंपनी जो सामान बना रही है उसको भाई अपनी स्वतंत्रता, वो किसी भी सामान या प्रोडक्ट को बना सकती है, यानी चुनने की स्वतंत्रता की हम लोग बात, यानी आप कोई भी चीज चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई विकल्पों की स्वतंत्रता है। यानी मान लीजिए आपके सामने हमने 10 चीज रख दी है तो आप 10 में से किसी भी चीज को ले सकते हैं या किसी चीज को उठा सकते हैं, इसी को हम लोग क्या करें कि विकल्पों की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी आपके पास बहुत सारे क्या है भाई मेरे विकल्प खुले हुए हैं, यानी उन विकल्पों में से आप किसी भी विकल्प को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ले सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकल्पों की स्वतंत्रता। यानी आपके पास भाई मेरे बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, उन विकल्पों में से आप किसी भी विकल्प को क्या कर सकते हैं,
चुन सकते हैं, चुनने की स्वतंत्रता, इसी को हम लोग बात कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता वाला काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला हम देखेंगे स्वतंत्रता पर जीएस मिल की धारणा, या स्वतंत्रता पर जीएस मिल के कौन कौन से विचार हैं। और देखो एग्जाम में अगर आपको नकारात्मक या सकारात्मक स्वतंत्रता आती है तो मैंने जो आपको बता रखा है इसी चीज को जाकर के आप अपने पेपर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि अगर आपको एग्जाम में लिखना तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं यही सेम चीज आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा स्वतंत्रता पर जीएस मिल की धारणा। देखो जीएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1960 में अकादमिक बहसों में प्रतिभाशाली रही। यानी जीएस मिल ने एक बुक लिख रखी जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, और ऑन लिबर्टी में ही जीएस मिल ने स्वतंत्रता को लेकर के अपनी बात कही है। ठीक है, मिल की पुस्तक स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या के रूप में देखा जाता है। यानी जो जीएस मिल की किताब है वो स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा की बात करती है। क्या जीएस मिल की जो किताब है वह स्वतंत्रता पर जो नकारात्मक है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्वतंत्रता की बात करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए मिल प्रथाओं रिवाजों की तरफ अवमानना का भाव रखते हैं। यानी मिल जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, यानी व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, जीएस मिल कहते हैं। यानी जीएस मिल कहता भाई मेरे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या है पक्षधर कौन है, जीएस मिल है। वो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए, यानी क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े पक्षधर हैं। ऐसी भावना मिल उन सभी कानूनों और आदर्शों के लिए भी रखते हैं जिन्हें तर्क संगत और न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि मिल के अनुसार कोई भी स्वतंत्र कार्य चाहे वह कितना भी अनैतिक हो अपने में सद्गुण कुछ तत्व रखता है यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक। मिल कहता है कोई भी कार्य चाहे जितना खराब हो लेकिन अगर वह स्वतंत्रता पूर्वक किया जा रहा है तो उसको किया जाना चाहिए। यानी मिल कह सकते एक प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, व्यक्ति का जो मन करे, व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी काम को कर सकता है चाहे काम कितना भी खराब है, अगर वह स्वतंत्रता पूर्वक किया जा रहा तो कर ले। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुरा माना है। यानी मिल कहता है कि भाई व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करना चाहता है उस पर भी कंट्रोल मत लगाओ। उन्होंने नियंत्रण को पूरी तरह अतर्क संगत नहीं माना। उन्होंने कहा है, महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतंत्रता के पक्ष की एक परिकल्पना हमेशा रहती है, इसलिए अगर स्वतंत्रता पर कोई अवरोध लगता है तो इसका औचित्य उसी को बताना। मिल कहता कि स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अवरोध मत लगाओ, यानी नियंत्रण की बात नहीं करता है, वो कहता कि नियंत्रण को हटा दो, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जीएस मिल जो है स्वतंत्रता को लेकर के इसी बात को कहता है, यानी वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पर अवरोध लगाता है यानी कोई कानून लगाता है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसने स्वतंत्रता पर जो अवरोध लगाया है क्यों लगाया है। तो जीएस मिल कह सकते व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर। मैंने क्या बताया कि जो जीएस मिल है यह व्यक्तिगत, क्या बोला मैंने, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, पहली बात मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो कहते हैं कि स्वतंत्रता पर कोई अवरोध लगाता है तो उसका औचित्य, जैसे मैंने भाई कोई कानून बनाया है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये स्वतंत्रता को बढ़ाता है घटाता है, बताना पड़ेगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्तित्व हासिल करना को बढ़ावा देना है। यानी मिल कहता कि जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के विकास के लिए है, और भाई तुम व्यक्ति पर ही अगर कानून बना दोगे और कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दोगे तो व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं व्यक्तित्व की बहुत बात करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का अभिप्राय है व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण से है। आजादी का अर्थ है व्यक्ति को बोध या निजी विकास या आत्मनिश्चय। यानी मिल कहता कि व्यक्ति में बोध हो, व्यक्ति अपने निजी विकास कर सके, व्यक्ति अपना आत्मनिश्चय कर सके। मनुष्य में व्यक्तित्व के गुण ने ही उसे निष्क्रिय की बजाय सक्रिय बनाया है, साथ ही सामाजिक व्यवहार की वर्तमान रीति को समालोचना। यानी मिल कहता है कि भाई मेरे व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर देखो मिल कहता है भाई व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है, तो वह सभी फैसले कर सकता है ना। अगर हम लोग बात करें क्या भाई मेरे, व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है, हर चीज है ना, तो वो क्या कर सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है।
तो व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो इससे व्यक्ति का विकास होगा और वह अपने व्यक्तित्व को हासिल कर पाएगा। भाई उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वह सोच पाएगा। मिल के ताने बाने में स्वतंत्रता इसलिए मात्र नियंत्रण अभाव के रूप में नहीं बल्कि कुछ वांछित प्रवृत्तियों को बात करती है। ठीक है, यही बात रही जिसके कारण मिल अक्सर स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना की ओर आकर्षित होते देखते हैं। स्वतंत्रता संबंधी मिल की संकल्पना का मूल विकल्प धारणा है। यह बात उसे इस विश्वास से प्रमाणित करती है कि व्यक्ति जो अपने लिए स्वयं की जीवन योजना को चुनने का अधिकार दूसरों को देता है, व्यक्तित्व अथवा आत्मनिश्चय संबंधी मानसिक शक्ति नहीं दर्शा। यानी मिल कहता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है इसकी आजादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो भैया क्या आपके पास मानसिक शक्ति नहीं, इसका मतलब यानी मेरा कहने का मतलब है, मिल कहता है कि भाई मेरे व्यक्ति में मानसिक शक्ति है, मस्तिष्क है, तो वह किसी भी चीज को चुन सकता है, उसको जीवन कैसे जीना इन चीजों को चुन सकता है। इसलिए आप लोग कह सकते कि मिल एक ऐसा विचारक है या मिल एक ऐसा थिंकर है जो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का पक्षधर दिखाई देता है। ठीक है, ये कहता कि व्यक्ति को आप स्वतंत्रता दीजिए, व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है और वो अपने अनुरूप क्या है कि अपने कामों को, यानी मिल जो कह सकते हो क्या है, स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षधर है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है। समझ रहे हैं? वो कहता है कि नियंत्रण जो है वो नहीं होना चाहिए। नियंत्रण से किसकी बात करता? मुक्ति की बात करता है। ठीक है, वो कहता कि व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है, इन चीजों के जरिए व्यक्ति क्या कर लेगा कि भाई उसको क्या करना क्या नहीं करना वो सारे डिसीजन स्वयं ले सकता है। ठीक है भाई, व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के जरिए अपना विकास स्वयं कर लेगा। बहुत ज्यादा अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें कौन कहता है कि स्वतंत्रता पर जीएस मिल कहता है। और जितने मैं क्वेश्चन खास तौर से आपको अभी करवा रहा हूं इस सारे क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए।